नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने कैग ने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए एक बार फिर से राफेल सौदे का जिन्न सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी बहुत ही हार्ड हिटिंग रिपोर्ट आई है जिसमें सरकार की जो ऑफसेट नीति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और राफेल बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन जिस तरह से करार की शर्तों को पूरा करने में लेट लतीफ़ी कर रही है, उन्हें पूरा नहीं कर रही है और उससे हमारी जो रक्षा तैयारियां उस पर असर पड़ रहा है, उस पर बहुत ही तीखी टिप्पणियां की हैं। इसने एक बार फिर से ये बता दिया है कि सरकार राफेल के सौदे के मामले में किस तरह से समझौते पर समझौते उसने पहले किए थे और अब कर रही है, उसके मामले में वो इतनी नरम है, चुप क्यों है। और जाहिर है कि ये सवाल उठने लगा है और उठा भी इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने 22 अगस्त को एक ट्वीट के ज़रिए कहा था कि एक रिपोर्ट उस समय पब्लिश हुई थी उसके आधार पर कि राफेल ने भारतीय ख़जाने से धन चुरा लिया है। तो उसके बाद और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सीएजी है वो राफेल सौदे की जांच को बंद कर रही है, बंद कर चुकी है। तो जाहिर है कि सीएजी पर दबाव पड़ रहा था और सीएजी की भूमिका कोई बहुत निष्पक्ष तो अब रह नहीं गई है। पिछले 5-6 सालों में तो वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। पिछले 2 साल से महत्वपूर्ण विषयों की जांच की रिपोर्ट भी वो सार्वजनिक नहीं करता है। तो ये सीएजी की इस तरह की भूमिका को देखते हुए भी अगर सीएजी को राफेल के बारे में इतनी कड़वी रिपोर्ट सामने लानी पड़ रही है तो जाहिर है कि मामला बहुत गंभीर है और सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं भारी चूक हो रही है, भारी समझौते हो रहे हैं और लापरवाही हो रही, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सरकार जिस तरह से सख्त होना चाहिए सौदे के अनुपालन में वो सख्ती नहीं दिखा रही है। तो आखिर क्या है इस सीएजी की रिपोर्ट में, किस तरह से वो सरकार पर सवालिया निशान लगा रही, किस तरह से वो दसा एविएशन यानी राफेल बनाने वाली कंपनी को कटघरे में खड़ा कर रही है, हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। हमारी गुजारिश ये है कि अगर गोदी मीडिया को शिकस्त देना है, अगर झूठी खबरों को, मनगढ़ंत खबरों को रोकना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि मीडिया को, एक स्वतंत्र मीडिया को खड़ा करने में आप ये योगदान ज़रूर देंगे। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। सीएजी की रिपोर्ट राफेल मामले में, राफेल सौदे के साथ जो करार हुआ था, ऑफसेट करार जिसको बोलते हैं, यानी एक सौदा हुआ है और उसमें कुछ शर्तें अलग से जोड़ी गई हैं उसी के हिस्से में कि आप उसमें एक शर्त ये थी कि उस पे सौदे की जो रकम है उसकी 30% आप निवेश करेंगे भारत में और भारतीय कंपनियां उसमें साझेदार होंगी। उसके तहत आप टेक्नोलॉजी देंगे और उसके आधार पर भारत अपनी जो दूसरी रक्षा तैयारियां हैं उनको आगे बढ़ाएगा। तो ये पूरे राफेल का जो 36 विमान खरीदे थे भारत सरकार ने, जो कि अभी आने शुरू हुए हैं, उसका कार्यक्रम भी लेट लतीफ़ चलता जा रहा है। तो उस मामले में जो ये क्लॉज थे उनको पूरा करने में राफेल की कंपनी लगातार पिछड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीर नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट इसी बारे में है और वो बहुत सख्ती के साथ, बहुत ही कड़वे तरीके से उसने सरकार की और उस नीति की, ऑफसेट नीति की आलोचना की है। इस मामले में जिस तरह का ढुलमुल रवैया भारत सरकार ने अपना रखा है, मोदी सरकार जिस तरह से इसको लचीलेपन ढंग से या नरम रक्स तरीके से देख रही है, उसकी वजह से ये प्रश्न उठ रहे हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी की बात थी वो डीआरडीओ को देना था क्योंकि वो कुछ विमान तैयार कर रहा था, उसके इंजन को जो उसने तैयार किया था वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कावेरी इंजन, और ये ज़रूरत थी कि एक नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और उसके बारे में दसा एविएशन से बात हुई थी।
जो राफेल सौदे के अंतर्गत ही, और उसे ये टेक्नोलॉजी देनी थी। लेकिन DRDO, जो कि हमारे डिफेंस का रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है ये संगठन, उसमें उसको ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं दी गई है DRDO के मांगे जाने के बावजूद। अब सवाल उठता है कि सरकार इसमें क्या कर रही थी, उसने इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए, उसने DRDO की तरफ से दशा एविएशन पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि वो ये टेक्निक DRDO को दे, ताकि हमारे जो हल्के लड़ाकू विमान हैं उनकी इंजन की तैयारी हो सके। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है टेक्नोलॉजी को लेकर, और दूसरा ये था कि जो कंपनी, हालांकि हम सब जानते हैं कि रिलायंस डिफेंस, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है, उसे कैसे राफेल सौदे से जोड़ा गया, उसे कैसे राफेल के ज़रिए हिंदुस्तान में अपने कारोबार चलाने का मौका दिया गया, जबकि उसका कोई अनुभव नहीं था। इस समझौते के होने के चंद महीने पहले ही ये कंपनी बनाई गई थी, और इसे भारत सरकार के कहने पर ही राफेल ने अपने से जोड़ा था। ऑफसेट कंपनी के रूप में अपने ठेके देने की बात कही थी। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का मामला ये बन रहा था। तो ये अब सवाल उठता है कि रिलायंस भी क्यों चुप है। रिलायंस डिफेंस को जो कुछ मिलना था, जो पार्ट्स उसको बनाने थे, जो उसकी भूमिका थी इस पूरे सौदे में, और उससे जो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बल मिलना था, उसका क्या हुआ। तो ये यहाँ भी हम पाते हैं कि एक तरह की चुप्पी है, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जिस कंपनी को फ़ायदा होना है, रिलायंस डिफेंस को, वो भी चुप है। वो भी नहीं कह रही कि मुझे ये राफेल से मिलना था, सरकार से नहीं कह रही कि वो मुझे दिलवाइए ताकि हम अपना काम शुरू करें। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह का अलिखित समझौता था, और इस मामले में चुप्पी बरतने की थी कि कुछ इस तरह की कुछ डील हुई थी, कुछ इस तरह के सौदे हुए थे जिसमें कुछ किसी तरह की गड़बड़ थी, जिसको लेकर अब चारों तरफ खामोशी बरती जा रही है। आपको याद दिला दें कि जब ये राफेल समझौते पर पिछले साल हंगामा मचा था, तो कई चीज़ें सामने आई थी कि किस तरह से छूट दी गई थी राफेल कंपनी को। जैसे एक छूट ये दी गई थी कि इस पूरे सौदे में अगर कोई दिक्कत आएगी तो कोई जो बही खातों की जांच का मामला है, वो पहले की तमाम डीलों में होता था कि होगा, देना पड़ेगा उसको, लेकिन इस मामले में राफेल कंपनी को छूट दे दी गई थी। ये भी कहा गया था कि कोई एजेंसी और कोई एजेंट नहीं होगा, लेकिन राफेल के कहने पर इस मामले को भी अलग से जोड़ा गया। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो केंद्र सरकार ने ये सारी चीज़ें छिपा ली थी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी बहुत ही विवादास्पद था, जिसमें उसने एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को खुद, क्योंकि वो खुद गए थे ये सौदे पर दस्तखत करने पेरिस। तो इस तरह से ये जो पूरी राफेल की डील थी, इसको लेकर अब चारों तरफ खामोशी बरती जा रही है। आपको याद दिला दें कि जब ये राफेल समझौते पर पिछले साल हंगामा मचा था, तो कई चीज़ें सामने आई थी कि किस तरह से छूट दी गई थी राफेल कंपनी को। जैसे एक छूट ये दी गई थी कि इस पूरे सौदे में अगर कोई दिक्कत आएगी तो कोई जो बही खातों की जांच का मामला है, वो पहले की तमाम डीलों में होता था कि होगा, देना पड़ेगा उसको, लेकिन इस मामले में राफेल कंपनी को छूट दे दी गई थी। ये भी कहा गया था कि कोई एजेंसी और कोई एजेंट नहीं होगा, लेकिन राफेल के कहने पर इस मामले को भी अलग से जोड़ा गया। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो केंद्र सरकार ने ये सारी चीज़ें छिपा ली थी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी बहुत ही विवादास्पद था, जिसमें उसने एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को खुद, क्योंकि वो खुद गए थे ये सौदे पर दस्तखत करने पेरिस। तो इस तरह से ये जो पूरी राफेल की डील थी, शुरू से ही विवादों में घिरी रही थी, संदेहों में घिरी रही थी, क्योंकि राफेल के साथ जिस तरह का समझौता होना था वो नहीं हुआ, जिस
कीमत पर राफेल खरीदे जाने थे उस कीमत में नहीं खरीदे गए, उससे 3 गुना कीमत अदा की गई। फिर आने थे 120 राफेल विमान, खरीदे गए केवल 36 विमान। तो ये तमाम तरह की फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो उसका अनुभव है, तजुर्बा है और वो सरकारी कंपनी है, उसको इसमें शामिल किया जाना था। लेकिन उसको दरकिनार करके अनिल अंबानी की नवेली कंपनी रिलायंस डिफेंस को जोड़ा गया। तो ये तमाम पूरी डील ही बहुत ही एक तरह से गोलमाल था और इस पर अभी संदेह के बादल हटे नहीं हैं। और अब जबकि CAG की रिपोर्ट आई है तो उसने फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ये क्या डील थी, ये किस तरह की डील थी जिस पर काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। सरकार चुप साधी हुई है, रिलायंस डिफेंस चुप साधा हुआ है। क्या वजह है, कहाँ इन दोनों के बीच में किस तरह की मिली भगत है, किस तरह की आपसी समझदारी बनी है और वो किन शर्तों पर, किन आपसी फ़ायदों पर ये सहमति बनी है, जिसकी वजह से राफेल अपने विमानों की डिलीवरी में भी देरी कर रही है और ये जो ऑफसेट करार हुआ है उसकी शर्तों को पूरा करने में भी देरी कर रही है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि 6 साल में जो राफेल डील के साथ हो रहा है ये उसके मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा है। ये ऑफसेट की पॉलिसी सन 2005 में बनी थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय बनाई गई थी। और आइडिया ये था कि जब भी कोई 300 करोड़ से ज़्यादा का समझौता या उपकरण खरीदे जाएंगे बाहर से, तो उसके साथ कुछ ऐसे करार या ऐसी रियायतें हासिल की जाएंगी जिससे भारत में कुछ तकनीक आए, टेक्नोलॉजी आए और हमारी भी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, हमारी जो रक्षा ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। उस समय से 2018 तक करीब 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो कि उनकी कीमत करीब 66,427 करोड़ थी। अब देखिए कि 2018 तक केवल 19,223 करोड़ कीमत के जो हैं ऑफसेट जो करार थे उनको पूरा करने का दावा किया गया जो वेंडर्स थे, जो जिनसे उपकरण खरीदे थे उनकी तरफ से। लेकिन जब ऑफिशियल्स ने उनको जांचा तो पाया कि केवल 11,396 करोड़ जो कि केवल 59% होते हैं पूरे डील के, उनको उतने कमिटमेंट ही पूरे किए गए। इसके अलावा आप देखिए कि जो ऑफसेट क्लेम्स हैं जो वेंडर्स ने सबमिट किए हैं वो मिनिस्ट्री ने कितने स्वीकार किए हैं, उसकी कीमत केवल 5,457 करोड़ है। तो 66,427 करोड़ में से 5,457 करोड़ के ही करार पूरे किए गए। ये हमारा इतिहास है इस ऑफसेट पॉलिसी का, जिसके मामले में हमारी सरकारें लगातार लापरवाही का रुख रखी हैं। अब मान लीजिए मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में जो कुछ भी डील हुई थी, हालांकि वो बहुत कम डील हुई थी, उनके मामले में भी उस सरकार ने लापरवाही बरती। लेकिन उसके बाद इन 6 सालों में ये सरकार जो बार बार दावा करती है कि वो बहुत साफ़ सुथरी सरकार है, पारदर्शी सरकार है और किसी भी तरह के करप्शन को वो छूट नहीं दे सकती है, लेकिन ये पूरा गोलमाल बताता है। जिस तरह से जो फॉरेन वेंडर्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके मामले में कड़ाई नहीं बरत रही है सरकार, उनको जिस तरह से दबाव बनाकर उनसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और जो भी करार में बातें तय हुई हैं उनको लागू करवाना चाहिए, उसमें ये सरकार ढीली चल रही है। और ढीली चल रही है तो उसके ढीलेपन की कोई ख़ास वजह होगी। ये राफेल का पूरा सौदा जो है वो हमें बताता है कि क्या वजहें हो सकती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो CAG की रिपोर्ट है, अगर इसके और भी तह में गए लोग और भी चीज़ें बाहर निकल कर आईं तो राफेल की जो डील हुई थी उसकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो इस सरकार के लिए मुसीबत बन सकती हैं। हालांकि इस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं, मीडिया को मैनेज करके और दूसरे जो संस्थान हैं, जो एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि हम पाते हैं कि जो कोर्ट हैं वहाँ भी ये झूठ बोलकर या किसी दूसरे तरह से मैनेज करती रही है, जिससे सच
छिपता रहा है, लोगों को पता नहीं चलता रहा है। लेकिन सीएजी की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से सबका ध्यान राफेल सौदे की तरफ खींच दिया है और उसके बारे में जो संदेह पैदा हुए थे, उस समय जो सवाल पैदा हुए थे, दोबारा से अब हमारे सामने हैं। अब आप देखिए कि सीएजी की इस रिपोर्ट को पूरे मीडिया ने एक तरह से ब्लैकआउट कर रखा है। पूरे मीडिया पर, ख़ासतौर से न्यूज़ चैनलों पर ये बहुत कम इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है। प्रिंट मीडिया में भी ये खबर आपको बहुत गिनी चुनी जगहों पर मिलेगी। तो कैसे पर्दा डाला जाता है अपनी गलतियों पर, अपनी लापरवाहियों पर, अपने भ्रष्टाचार पर, अपनी खामियों पर, ये आप देखिए ये सरकार बखूबी कर रही है। हमारे तक सच नहीं आ रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के गड़बड़ घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते खबरों के आने के सारे बंद कर दिए गए हैं। ये मजबूरी में सीएजी को ये रिपोर्ट देनी पड़ी है, क्योंकि उस तरह की रिपोर्ट पहले आ चुकी है कि सीएजी इन खबरों को, इन रिपोर्टों को दफनाने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था, तो एक दबाव थोड़ा सा बना था, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आई है और उसकी जरिए हमें ये सब जानकारी मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि ये सरकार खबरों को दबा रही है, इन्फॉर्मेशन को दबा रही है, सच्चाई को छिपा रही है। और जो सच्चाई अगर वो हमें पता चल जाए तो हमें सचमुच में जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार रक्षा सौदों में किस तरह का खेल हो रहा है, राफेल में क्या खेल हुआ था। तो दोस्तों, विचार कीजिए इस मुद्दे पर कि कैसे सरकार पर्देदारी कर रही है और रक्षा सौदों में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही होंगी, इसकी ज़रा कल्पना कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, Facebook पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।